Hello and welcome to my channel. Let's start. So today we will discuss another paper from SSC CGL and it is of 10th September. Tier 1 Shift 2. It is from Shift 2. चलिए डिस्कस करते हैं आज का पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड दे रखा है. आपको क्या करना है, ऑपोजिट बताना है उसका. ठीक है. देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड. अब आपको क्या बताना है, अटरली का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. क्या होगा, एक्सट्रीमली, करेक्टली, मिनिमली या टोटली. आंसर इज मिनिमल. क्यों, देखते हैं बाकी सबके मतलब क्या है. एक्सट्रीमली का सेम मीनिंग होता है, ठीक है. करेक्टली अनरिलेटेड मीनिंग और मिनिमली ऑपोजिट ऑफ कंप्लीटली. ठीक है. एक्सट्रीमली. टोटली का क्या मतलब होता है, सेम मीनिंग. तो हमें जो है एंटोनिम बताना था, ऑपोजिट बताना था. तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, मिनिमली. अटरली का मतलब देख लीजिए क्या होता है पहले सेंटेंस में, कंप्लीटली. सो द ऑपोजिट इज मिनिमली, वेरी लिटिल. ठीक है. यहाँ पे क्या है, अटरली का मतलब कंप्लीटली, पूरा. उसका ऑपोजिट क्या होगा, मिनिमली, बहुत कम. मिनिमल, मिनिमम, ये सारे वर्ड्स आते हैं ना जैसे लगते हैं, तो इसका ऑपोजिट मिनिमली है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. इसमें यहाँ पे आपको स्टेशनरी एक वर्ड दे रखा है. इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है. अब आपने अगर नोट किया हो, मैंने अभी आपकी लाइव क्लास ली थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे. उसमें मैंने आपको स्टेशनरी और स्टेशनरी, जिसमें NE भी आता है, दो वर्ड्स होते हैं ये, और दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, स्टेशनरी और स्टेशनरी के. तो अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से ली होगी, समझी होगी, नोट्स भी बनाए होंगे, तो आप इसका सिनोनिम यहाँ पे ये वाले स्टेशनरी वर्ड का सिनोनिम इजीली बता पाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स भी बताए थे, पिक्चर्स के साथ समझाया था. और इसी वजह से मैंने वो क्लास लाइव ली थी उस टॉपिक पे, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आएंगे, या फिर इन द कंटेक्स्ट आपसे फिलर्स या किसी भी तरह से पूछ ले जाएंगे, एरर डिटेक्शन में पूछ लेंगे. इसलिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास लेना ज़रूरी है, मैं जो हर वीक आपके साथ लूँगी. ठीक है. चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है. मोटाइल, पोर्टेबल, स्विंडल, स्टिल. ठीक है. पहले हम सबके मतलब समझ लेते हैं. आंसर है स्टिल वैसे इसका. चलिए, मोटाइल का मतलब क्या होता है, एबल टू मूव, ऑपोजिट है. पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, कैन बी कैरीड, सेम नहीं है. स्विंडल का मतलब क्या है, चीट. और स्टिल का मतलब नॉट मूविंग. तो ये वाले स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, मतलब नॉट मूविंग. ठीक है. द वर्ड स्टेशनरी विच मीन्स नॉट मूविंग, नहीं चल रहा. आपको सिनोनिम बताना है इसका. एक जैसे अर्थ वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, सिनोनिम. तो स्टिल इज द राइट आंसर. स्टेशनरी और स्टिल दोनों का मतलब क्या होता है, नॉट मूविंग. यहाँ देख सकते हैं स्टिल का मतलब ये लिखा हुआ, स्टेशनरी का मतलब ये लिखा हुआ, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग. आंसर क्या है, स्टिल. फाइन. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है और अंडरलाइन वर्ड्स हैं कुछ, उसको आपको क्या करना है, सही सब्स्टिट्यूट चूज करना है. ये नीचे 4 ऑप्शन गिवन है. चलिए सेंटेंस देखते हैं. रेयर स्पेशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला. तो यहाँ पे वर वेरी क्विकर नहीं आएगा. ये जो क्विकर वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे गलत लगा हुआ है. वर क्या आएगा, क्विकली. ठीक है. सेकंड ऑप्शन देखिए, ये सही है. ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला. वेरी के साथ क्या आ जाएगा, क्विकली. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड चूज करके फिलअप करना है. चलिए सेंटेंस देखते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू डैश ड्यूरिंग समर. अब यहाँ ब्लूम अंडरलाइन वर्ड है, पहले आपको इसका ऑपोजिट चूज करना है, एंटोनिम चूज करना है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कवर करना है. 4 ऑप्शन देख लेते हैं. फ्लश, विदर, फ्लोरिश, ब्लूम, ब्लॉसम. बताइए क्या होगा इसका ऑपोजिट ब्लूम का. आंसर है विदर. ठीक है. ऑपोजिट है विदर, बिखरा हुआ, मुरझा हुआ, है ना. ब्लूम मतलब खिला हुआ, विदर मतलब मुरझा हुआ. आप देखते हैं ना फ्लावर को, एक तरफ तो फ्लावर ब्लूम होता है, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, उसकी स्मेल भी फ्रेश होती है. और विदर कैसा हो जाता है, मुरझा हुआ हो जाता है, टूटा हुआ हो जाता है ना, सूखा हुआ. तो चलिए बाकी सबके मतलब यहाँ समझ लेते हैं. फ्लश का मतलब क्या है, ऑपोजिट नहीं है. ठीक है. विदर
ऑपोजिट ऑफ ब्लूम, विदर है ऑपोजिट ऑफ ब्लूम मीन्स ड्राई अप और ड्राई है ना, मर जाना या सूख जाना। फ्लोरिश मतलब ब्लूम का ही सिमिलर है, ये सिनोनिम है, और ब्लॉसम भी सिमिलर है, सिनोनिम है ब्लूम का, इसलिए आंसर क्या है इसका सेकंड। ब्लूम मतलब ग्रो, ठीक है, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विदर यानी फेड या डाई। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, parts of a sentence are given below in jumbled order. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence. Again ये आपको यहाँ पे jumbled sentences करके options दे रखे हैं और आपको क्या बनाना है इसका एक meaningful correct sentence बनाना है। देखते हैं options क्या है। पहले delicious, she, a, baked, chocolate cake। तो क्या होगा, she baked a delicious chocolate cake, ठीक है, ये sentence होगा, she baked a delicious chocolate cake। आंसर क्या है इसका, फर्स्ट, RPQOS। किस तरह से करेंगे आप, कैसे पता लगाएंगे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये देख लें आप। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डिस्क्रिप्शन। ये फॉर्मूला है ग्रामर में मीनिंगफुल सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बनाने का, ठीक है। इसलिए सेंटेंस क्या होगा, शी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक, ठीक है। ये रूल आप याद रखेंगे अगर आपको सेंटेंस बनाने के लिए आ जाता है तो। नाउ वी आर ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड। अब यहाँ पे आपको फ्रेज दे रखा है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है फ्रेज का। चलिए देखते हैं, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूस, ये फ्रेज है, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूस, क्या मतलब है इसका, इसमें से कोई एक है, चलिए रीड आउट करते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। सेकंड, when something develops completely and reaches maturity, when a child becomes an adult. Third option, to spend a lot of time and energy but achieve nothing. Fourth, to interfere with, disrupt or ruin something for someone. क्या है सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है, इंटरफेयर करना, डिस्टर्ब करना और ख़त्म कर देना किसी चीज़ को किसी के लिए, ठीक है। ये इसका सही मतलब है इस फ्रेज का, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूस, फाइन। और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो अनरिलेटेड है, सही नहीं है। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने देख लीजिए। इट मीन्स टू रूइन समवन्स प्लान और स्पॉइल देयर चांस ऑफ सक्सेस, किसी के प्लान को ख़त्म कर देना पूरी तरह से या स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना उसके चांस, किस चीज़ के, सक्सेसफुल होने के, कामयाबी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका आपको वन वर्ड बताना है, देखते हैं। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, क्या है इसका वन वर्ड, यूटोपिया। इन्फर्नो, डिस्टोपिया और यूफियो का मतलब समझ लीजिए। इन्फर्नो अ प्लेस ऑफ फायर एंड हेल, ऑपोजिट। इन्फर्नो कैसी प्लेस जहाँ पे आग जल रही हो, या हेल को भी डिनोट करने के लिए इन्फर्नो लिखते हैं हम। डिस्टोपिया क्या होता है, एन इमेजिनरी बैड प्लेस नॉट परफेक्ट, ठीक है, इमेजिनरी बैड प्लेस। और यूफोरिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस बट नॉट प्लेस, बस हैप्पीनेस की फीलिंग होना, कोई जगह ना होना। तो यूटोपिया जो है वो सही आंसर है, इमेजिन प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। चलिए एट्थ क्वेश्चन पे आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे है रिसीबल, आपको क्या बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। ऑप्शन देखिए, सीरियस, क्यूरियस, ट्रोल, गिडी। रिसीबल का मतलब क्या होता है, फनी या लाफेबल, कोई चीज़ फनी या लाफेबल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट क्या होगा इसका, सीरियस, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, सीरियस। बाकी सब देख लेते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है अनरिलेटेड है, क्यूरियस मतलब जागना, जागरूकता, किसी के बारे में कुछ जानना, ठीक है। ड्रॉल मतलब ऑल्सो मीन्स फनी बट सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। गिडी भी, गिडी का मतलब होता है सिली या पेनफुल, तो ये ऑपोजिट नहीं है, हमें क्या यहाँ करना था, ऑपोजिट बताना था रिजेबल का, तो सीरियस इज द राइट आंसर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज अ इररिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या होगा इसमें, 4 ऑप्शन देखते हैं। एट द मैटर ऑफ टेकिंग अप, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, बाय द मैटर ऑफ टेकिंग अप या अलॉन्ग द मैटर ऑफ टेकिंग अप। सेकंड इज राइट आंसर, in the matter of taking up. He was an irresponsible person in the matter of taking up responsibilities.
अब ये जो है ना, इन द मैटर ऑफ, सेकंड ऑप्शन जो है ये ईडियम है, ठीक है। इन द मैटर ऑफ विच मीन्स रिगार्डिंग और कंसर्निंग समथिंग। क्या मतलब होता है? रिगार्ड करना या किसी चीज़ से कंसर्न करना। बाकी सब जो है वो अनरिलेटेड है, करेक्ट ईडियम नहीं है, इसलिए आपको ईडियम्स भी याद करने समझने ज़रूरी है। चलिए 10th में आ जाइए। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू द फिल इन द ब्लैंक। इसमें से आपको सही स्पेलिंग चूज करनी है रिपरकर्शन की, और यहाँ पे फिलअप करना है ब्लैंक में। सुबीर्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। रिपरकर्शन की सही स्पेलिंग ये होती है, देखिए यहाँ लिखी हुई है, REPERCUSSIONS। रिपरकर्शन क्या मतलब होता है? कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स। सुबह की लॉन्ग एब्सेंस की वजह से क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स किसके लिए होंगे? एम्प्लॉयज के लिए ऑफिस में। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सही है। 11th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपको सही स्पेलिंग चूज करनी है प्रिविलेज की। रीड आउट करिए ऑप्शन, ताकि आपको भी पता लगे कि क्या गलती है। मैं नोट करा, या तो देखिए 10 to 15 लेटर वाले वर्ड्स आ रहे हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें जो है कोई एक लेटर दो साउंड निकालता हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप प्रिविलेज में जो है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप प्रिविलेज में देखिए GE आता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे जे भी दे रखा है। तो आप कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें साइलेंट वर्ड्स हो, या दो एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स हो, या बहुत लंबा वर्ड हो, 15 लेटर वर्ड हो। इन ऐसे वर्ड्स पे आप ध्यान ज़्यादा देंगे। तो सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है स्पेलिंग प्रिविलेज की, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th ऑप्शन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। द शेयर होल्डर विल इफेक्ट हिम अ डायरेक्टर। ये एक्टिव सेंटेंस है। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। क्या बनाना है आपको? इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है? रूल देखिए। पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रूल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। इसी रूल के हिसाब से आप जो है बनाएंगे करेक्ट सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। और यहाँ देखिए फ्यूचर वाला सेंटेंस है, फ्यूचर वाला सेंटेंस। तो फ्यूचर वाले टेंस में जहाँ पैसिव वॉइस में बनाना हो, उसके लिए ये रूल लगता है। टेंस के अकॉर्डिंग भी पैसिव वॉइस में बदलाव आते हैं। कहीं पे पास्ट टेंस होता है, कहीं पे फ्यूचर की बात हो रही होती है, कहीं पे प्रेजेंट की बात हो रही होती है, उसके हिसाब से पैसिव का रूल बनता है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला रूल आएगा। और सेंटेंस जो है करेक्ट, वो ये बनेगा, ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। 13 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ईडियम बाइट द बुलेट मीन्स। यहाँ पे ईडियम दे रखा है आपको, बाइट द बुलेट। इसका क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन ये रहे। Enjoy a delicious meal, face a difficult situation with courage, avoid confrontations, give someone a piece of advice. Bite the bullet का मतलब होता है to face a painful or difficult situation bravely। ठीक है, फेस करना पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन a statement divided into 4 segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement। यहाँ पे आपको देखिए एक ही सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है, और आपको क्या करना है? एक कोहेरेंट और अच्छा स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। पहले हम रीड करेंगे सारे सेंटेंसेस को। इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जनरल अयूब खान टुक ओवर आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड। यहाँ देखिए आपको पता लगेगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं द एंड इट्स, ये सारे बीच के सेंटेंसेस लग रहे हैं, मिड टोन में लग रहे हैं ना। चलिए देखते हैं पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट द टाइम। हम पहले टाइम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, उसके फ्रेम होने के बाद क्या हुआ। स्टेप 2, व्हाट वाज फ्रेम्ड? इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप 3, हु एक्टेड? किसने एक्ट किया? जनरल अयूब खान टुक ओवर। क्या टुक ओवर किया? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फो देंगे इसी चीज़ के ऊपर, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। दिस इज द करेक्ट फॉर्म, दिस इज द करेक्ट पैराग्राफ। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected। तो आंसर जो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर 1, SORQP, ये है करेक्ट फॉर्म। और ऐसे
सेंटेंसेस के लिए ये ऐसे आपको जम्बल्ड स्टेटमेंट्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो देखिए कौन सा लॉजिक आप लेंगे, अपनाएंगे, फॉलो करेंगे। टाइम, पहले बताएंगे आप टाइम वाला कोई स्टेटमेंट, फिर क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट बताएंगे, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे लास्ट में उसी के ऊपर। टाइम, व्हाट, हु, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रास। ठीक है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ पैराग्राफ। 15th क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, क्या करना है आपको, सिनोनिम बताना है। पग्नेशियस, पग्नेशियस वर्ड है, क्या है इसका सिनोनिम, अलाई, बेलिग्रेंट, स्लाई, डॉगमेटिक। आंसर है बेलिग्रेंट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, वो देख लीजिए। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव और ईगर टू फाइट। ठीक है, एग्रेसिव होना, गुस्सा वाला या लड़ने के लिए तैयार रहना। तो बेलिग्रेंट का मतलब भी क्या होता है, एग्रेसिव, रेडी टू फाइट, सिनोनिम है। बाकी सब नहीं है। अलाई मतलब फ्रेंड, ठीक है। स्लाई मतलब कनिंग, डॉगमेटिक मतलब स्टबर्न इन ओपिनियन नॉट फाइटिंग। तो यहाँ पे जो बेलिग्रेंट वर्ड है ऑप्शन नंबर सी और पैग्नेशियस, ये दोनों सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। यहाँ पे पैरा जंबल है, अगेन एक तरह से आपको यहाँ पे जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस दे रखे हैं, पैराग्राफ दे रखा है, सही पैराग्राफ फॉर्म करना है। रीड करते हैं पहले सारे सेंटेंसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। A small family is one with parents and a maximum of 2 children. The advantages of a small family are numerous. ठीक है, चलिए पहले क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको पहले ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पहले आपको डेफिनेशन ढूंढनी है। तो यहाँ पे जो पहला आएगी बात, सी आएगी। A small family is one with parents and a maximum of 2 children. ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, छोटी फैमिली क्या होती है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और हर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ढूंढना है, कोई नाम ढूंढना है, ठीक है, डेफिनेशन का। तो ए आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। ऑल्सो मतलब उसे और क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, जनरल स्टेटमेंट या ओपिनियंस ढूंढेंगे आप, ठीक है। जैसे डी में द एडवांटेजेस, अब यहाँ पे एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं ना, ओपिनियंस बताए जा रहे हैं अपने। द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरियस। स्मॉल फैमिली के जो फ़ायदे हैं बहुत सारे हैं। उसके बाद एग्जांपल्स लास्ट में या डिटेल्स वगैरह ढूंढेंगे, जो आ रहा है आपके बी ऑप्शन में। इट इज़ गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज़ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आंसर क्या है, सी ए डी बी। ऐसे वाले हमेशा आप, जिसमें किसी चीज़ की बात हो रही है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, ऐसे पैराजम्बल्स में आप क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या बताएंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका नाम बताएंगे। उसके बाद आप जो है उसके स्टेटमेंट्स या ओपिनियंस बताएंगे, और फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स और डिटेल्स बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन एंड दैट कंटेन्स एन एरर। एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करना है। इसमें कहीं पे एरर है सेंटेंस में और आपको बताना है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। क्या होगा यहाँ पे, कहाँ पे एरर है, थर्ड ऑप्शन सो बेटर एज, ठीक है। सो बेटर एज में गलत है, ये यहाँ पे एरर है। क्या आएगा यहाँ पे, बेटर देन। देखिए दो जगहों की बात हो रही है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज़ बेटर देन गुलमर्ग कश्मीर। कंट्री को किससे रिलेट किया जा रहा है, कश्मीर, गुलमर्ग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर देन आ जाएगा। जब भी हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो बेटर के साथ क्या आता है, देन, ठीक है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज़ बेटर देन गुलमर्ग कश्मीर। सो बेटर एज नहीं आएगा, गलत है। और एक और बात आप याद रखेंगे इसके अंदर, कभी कभार हम एज और एज यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में। वो क्यों यूज़ करते हैं, इक्वल कंपैरिजन बताने के लिए। तो कैसे यूज़ करते हैं, एज ब्यूटीफुल एज। लेकिन यहाँ पे इक्वल कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा एज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किसी और जगह, एक फर्स्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, गुलमर्ग कश्मीर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बेटर देन गुलमर्ग कश्मीर। 18 क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, इसका एक्टिव आपको चूज करना है यहाँ से। चलिए देखते हैं। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो।
लेटर जो है डिलीवर कर दिया गया पोस्टमैन के ज़रिए कल। अब इसका जो है क्या होगा एक्टिव, पहले हम रूल चेक कर लेते हैं। ठीक है, पैसिव से एक्टिव बनाने का रूल क्या है। पहले आता है ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, जो पैसिव के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वो आता है, फिर बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, फिर जिसके ऊपर बात हो रही है वो, फिर करेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए ट्रिक है, रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या सही सेंटेंस होगा। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो, जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करेगा लेटर कल। आंसर 3 इज करेक्ट। इसी रूल को फॉलो करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अगेन एरर डिटेक्ट करना है आपको, और इसमें ग्रामेटिकल एरर है कहीं पे इस सेंटेंस में। चलिए देखते हैं। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्विजीन। चलिए इसमें रीड करते हैं सेंटेंस और देखते हैं कहाँ पे एरर, ग्रामेटिकल एरर है कहीं पे। आवर फैमिली इज़ प्लानिंग, हमारी फैमिली जो है प्लान कर रही है अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। नेक्स्ट समर कहाँ की ट्रिप प्लान हो रही है, यूरोप की, यूरोप जाने की। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस, जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं या करेंगे, करना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे ना गलत हो रहा है सेंटेंस के, वेयर वी शुड जहाँ हमें करनी चाहिए, विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्विजीन। ठीक है, यहाँ पे ना वेयर वी विल आएगा, वेयर वी विल, शुड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर ट्रिप प्लान हो रही है ना। यहाँ देखिए बात हो रही है ना, आर फैमिली इज प्लानिंग, हमारी फैमिली प्लान कर रही है क्या, यूरोप जाने की ट्रिप, कब, नेक्स्ट समर। आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, और यहाँ पे शुड लगा दिया है। तो ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस, ये वाला जो है यहाँ पे गलत है सेंटेंस स्टेटमेंट, एरर डिटेक्ट कर लिया है हमने। क्या आएगा, क्यों गलत है, वो यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट समर की बात हो रही है, ट्रिप की है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, विल, कैन, में, ये आएंगे, यहाँ मॉडल वर्ब्स आएंगे, शुड नहीं आएगा, क्योंकि शुड यहाँ पे एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब नहीं है। ठीक है, शुड का मतलब क्या होता है, हमें करना चाहिए। ठीक है, रूल्स के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं शुड वर्ड को, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्विजीन। याद रखेंगे, ट्रिप देख लीजिए, प्लानिंग के बाद हमेशा विल आता है, प्लस वर्ब फॉर फ्यूचर एक्शंस नॉट शुड। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड है, आपको यहाँ से ऑप्शन करेक्ट चूज करना है इसका एंटोनिम, और यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। चलिए सेंटेंस रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट फर्टाइल। एंटोनिम बताना है। देखिए बैरन मतलब सूखा हुआ, खराब। लैंड कैसी थी, टाउन के पास, खराब थी, सूखी हुई थी। ठीक है, लेकिन एफर्ट्स के बाद फार्मर्स के लैंड कैसी हो गई, फर्टाइल हो गई, उपजाऊ हो गई, अच्छी हो गई, प्रोडक्टिव हो गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्टाइल। यहाँ मैंने आपको दोनों के मतलब बता दिए हैं। बैरन मतलब एम्प्टी और ड्राई, फर्टाइल मतलब फुल प्रोडक्टिव। बाकी सारे जो हैं यहाँ पे स्टरलाइट, इनफर्टाइल, अनफ्रूटफुल, वो सूटेबल मीनिंग्स नहीं है। कॉम्प्रहेंशन में आ गए फाइनली हम। चलिए रीड करते हैं, और 21st क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ब्लैंक 1 सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्लैंक। चलिए रीड करते हैं। अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग अबाउट पैंडेमिक डैश फॉर 2 years and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reasons। क्या आएगा यहाँ पे, restrictions, intemperance, advantages, handicap। आंसर है restrictions। ठीक है, restrictions आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, पीपल आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा है, कब, ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शंस जो यहाँ पे सही बैठा हुआ है वर्ड, सही सब वर्ड है। क्यों, पहले से एक और बार सेंटेंस को समझ लेते हैं। अमेरिकन्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पैंडेमिक, अमेरिकन्स किसकी बात कर रहे हैं, किसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, पैंडेमिक के ऊपर, पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, फॉर 2 years, 2 साल से। एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्रॉट अमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फॉर गुड रीजन, और हमेशा डिबेट रही है छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए गुड रीज़न को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
पूरा ही पैराग्राफ पढ़ेंगे दोबारा से। अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग अबाउट पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस फॉर 2 years and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reason. While dash such as masking and isolation means temporary discomfort or inconvenience for most people. ठीक है, क्या करना, डैश वाइल डैश सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन। मास्किंग करना, आइसोलेशन करना क्या होता है, मीन टेम्पररी डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल। कैसा लगता है लोगों को, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं या फिर वो इनकन्वीनियंस हो जाते हैं। किस बारे में वो देखते हैं, यहाँ पे सेकंड ब्लैंक फिल करते हैं। ऑप्शंस क्या है, ब्रांडिंग्स, मेजर्स, मॉडल्स, स्लगिशनेस। आंसर क्या है यहाँ, मेजर्स। वाइल मेजर्स सच एज, क्योंकि मास्किंग की बात हो रही है ना, मास्क करना पड़ता था पैंडेमिक में। आपको याद है कोविड-19 के बारे में क्या था, उसमें मास्क करो, आइसोलेशन करो, तो क्या था, मेजर्स थे, सर्टेन मेजर्स थे जो लोगों को फॉलो करने पड़ते थे कोविड के दौरान, या जिसको कोविड इन्फेक्शन हो जाता था। तो इसलिए क्या है, वाइल मेजर्स सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन, क्या होता है, लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है और इनकन्वीनियंस लोग महसूस करते हैं, उनको होती है। चलिए थर्ड ब्लैंक देखते हैं, शुरू से पढ़ेंगे। अमेरिकन्स हैव बीन आर्गिंग अबाउट पेंडेमिक restrictions for 2 years, and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reasons. While measures such as masking and isolation mean temporary discomfort for inconvenience for most people, their dash for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. चलिए 23rd देखते हैं, थर्ड ब्लैंक क्या है, मार्जिनलाइजेशन, फाउंडेशन, डिसअप्रूवल, कॉन्सिक्वेंसेस। आंसर क्या है इसका, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप बाकी सारे वर्ड्स भी देखें तो सूटेबल नहीं है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सिक्वेंसेस ही आएगा यहाँ पे। क्या है, पहले सेंटेंस को समझिए थोड़ा सा, पैराग्राफ को समझते हुए चलिए। मास्किंग और आइसोलेशन तक हमने समझ लिया था कि डिस्कम्फर्ट होता है, इनकन्वीनियंस लगता है लोगों को। देयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। तो क्या होता है, अगर जो लोग मास्किंग नहीं करते या आइसोलेशन नहीं करते तो फिर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादातर किस में देखने को मिलते हैं, यंग चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शंस मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन है, फोर्थ ब्लैंक कवर करेंगे अब हम। शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार। Americans have been arguing about pandemic restrictions for 2 years, and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reasons. While measures such as masking and isolation means temporary discomfort or inconvenience for most people, their consequences for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऑफन परहैप्स द डैश एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ। ठीक है, जो बच्चे हैं स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले, ऑफर्स परहैप्स डैश एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल, वीक एग्जाम्पल, इनडिस्टिंक्ट एग्जाम्पल, नेबुलस एग्जाम्पल। क्लियरेस्ट आएगा यहाँ पे, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है किसके, ये मर्की ट्रेड ऑफ्स के। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे अब और लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। 25th क्वेश्चन पे हैं हम। चलिए रीड आउट करते हैं पैराग्राफ। Americans have been arguing about pandemic restrictions for 2 years, and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reasons. While measures such as masking and isolation means temporary discomfort for or inconvenience for most people, their consequences for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. Children with speech or language disorders offer perhaps the clearest example of these murky trade offs. Pandemic restrictions vary by state, county, or school district, but I spoke with parents in California. ठीक है, यहाँ पे राइटर जो है अपनी बात भी कर रहे हैं कि मैंने बात करी है किससे, पेरेंट्स से, कहाँ पे, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, लोवा एंड मैरीलैंड। यहाँ सब उसने यहाँ पे जाके पेरेंट्स से बात करी है बच्चों के, who said that their children's speech therapy has been dash first by the loss of in-person therapy and then by masking requirements in places that have them. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डैश में क्या आएगा, डिसरप्टेड, रेगुलेटेड, मेजर्ड, नॉर्मलाइज्ड। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, डिसरप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे डिसरप्टेड आएगा। पेरेंट्स से बात करने के बाद क्या पता लगा है राइटर को कि उनके बच्चों की जो स्पीच थेरेपी है हैज़ बीन डिसरप्टेड, रोकी गई है। कैसे, पहले बाय लॉस इन पर्सन थेरेपी
ठीक है, और दूसरी देन बाय मास्किंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से जगह जगह जहाँ पे ज़रूरत थी। तो ये पैराग्राफ है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, पूरा होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पेपर ऑल्सो। और यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी वीडियो बंद करने से पहले कि नेक्स्ट वीक से आपकी अब ग्रामर क्लासेस होंगी, और वो भी नए एडुकेटिव पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, जो आपका पैटर्न अब चल रहा है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से हम जो है ग्रामर को और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, उस पर प्रैक्टिकली भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं अब नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो आप वो क्लासेस ज़रूर लेंगे। और इस तरह से चलूँगी मैं कि 3 एडिटोरियल क्लासेस ले लेंगे वीक में। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको एडिटोरियल का भी पता लग जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की या पैसेज की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक दिन लेंगे हम, फिर उसके बाद वोकैबुलरी की क्लास, फाइन। और जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वो सब चीज़ें जो आपकी आती हैं वो सब हो जाएगा। और फिर रहेंगी 2 क्लासेस ग्रामर की, जो ग्रामर टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, सीयूईटी स्टूडेंट्स और जामिया स्टूडेंट्स। इन तीनों एग्जाम्स के बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ग्रामर की टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे, वही कवर करेंगे, और उसकी प्रैक्टिकल भी देख समझेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन अब आते हैं नए पैटर्न के हिसाब से। और फिर लास्ट में मे बी ऑन संडे हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम क्वेश्चंस को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, मैच द फॉलोइंग, ये सब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो संडे में करा करेंगे। तो मैंने अब तक ये सोचा है, दिस इज़ माय आइडिया ऑफ गिविंग यू लेसन्स एंड टीचिंग यू। ठीक है, आप मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट। फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। And I will be meeting you in the next video with the next topic. Thank you for watching. Have a nice day ahead.